क्यों भाई? यस मैं अमीशा को दिक्कत हो रही है, पूछना। चलो खुद ही कुछ बताओ। बस शांति ना वो ये करवा दो। चलो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन तो लेना है बच्चे को। नया बच्चा तुषार है, मुझे पता है कहाँ से है ये बता दो। तुमने पूछा मैम इसने हमारा पूरा इंट्रोडक्शन ले लिया बोरी तक का। तुषार कौन से स्कूल से पास आउट? ठीक है। परसेंटेज 12th में मार्क्स जज नहीं करते इंसान को। मैंने जज किया उसे, मैंने पूछा सिर्फ। आप टेस्ट के मार्क्स जज करते हैं कि इंसान क्या पढ़ रहा है कि नहीं? मैम आजकल वो सब टीचरों से लड़ती है। और उससे भी ज्यादा जज करेगा तुम्हारा सीए फाउंडेशन का रिजल्ट है कि नहीं? वो ठीक है। देखो ऐसे टेस्ट वाले रिजल्ट हम तो उससे भी नहीं करते। वो तो देखो फ्लक्चुएट होता है कि नहीं? एक दिन टॉपर ऑफ द वीक, एक वीक का कोई और होता है तो दूसरे वीक कोई और हो जाता है। तो हम अभी डिसाइड ही नहीं कर सकते ना कि टॉपर ऑफ द सीए फाउंडेशन एग्जाम कौन जाएगा। मैम जब से मुस्कान आई है तब से कोशिश कर रही है बन जाए तो करो। बेचारी आप होंगे कामयाब, जरूर होंगे कामयाब, है ना? ऐसे तो नहीं होगी। चलो इसने कल सर को धमका दिया, सर डर गए। सर ने पुराना वाला रिजल्ट डिलीट करके नया रिजल्ट भेजा जिसमें इसको सेकंड ग्रुप दिया था। उसमें भी नहीं हुआ। उसमें भी नहीं हुआ। इसके चक्कर में मैं 3rd से 6th आ गया। तुषार अकाउंट्स कौन ले रहा था वहां पे? इकोनॉमिक्स ठीक है। चलो तो यहाँ पे कैसा चल रहा है? इकोनॉमिक्स की क्लास एक अटेंड कर ली? नहीं की अभी? मैथ्स की थी? कल सर आए थे। इकोनॉमिक्स वाली में वैक्सीनेशन के लिए गई थी। तो आज शाम क्लास को बेटी का बर्थडे बनाती हूँ। आज अभी बताएंगे इसी क्लास में। मैं बना चुकी। चलो तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, क्या करना है हमने? कौन सा एक्ट है ये? नाम से पता चल रहा है? सेल करने का। क्या सेल करना है? गुड्स को। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स होते हैं मैम वो प्रोडक्ट जिसकी मूवेबल वो होती है। जो एक वर्ड आया है मेरे पास कहीं से मूवेबल प्रॉपर्टी। एक वर्ड आया है मेरे पास कहीं से मूवेबल रॉ मटेरियल। हाँ ठीक है तो गुड्स ही है, रॉ मटेरियल भी गुड्स ही है। ठीक है, और कुछ बताना चाहेंगे? गुड्स में क्या होते हैं? गुड्स Those which are purchased for resale purpose. वेरी गुड, है ना? तो जो हम कंजम्पशन के पर्पस से यूज करते हैं क्या वो गुड्स नहीं होते? वो भी गुड्स होते हैं, है कि नहीं? तो दोनों इंक्लूड हो गए ना, कंजम्पशन वाले भी और वो रीसेल पर्पस के लिए भी। दैट्स आर कॉल्ड गुड्स। ठीक है। अच्छा, आपने ग्रोइंग क्रॉप्स सुना है? ग्रोइंग क्रॉप्स ऑब्वियसली। अब मुझे ये बताओ जो ये ग्रोइंग क्रॉप्स है, फसल है जो, है ना, ये गुड्स में आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए। क्यों? मैम इसकी ये तो जमीन में है। नो मैम नहीं आनी चाहिए। आनी चाहिए। जब ये आनी नहीं, चाहिए मैं भी बोल रही हूँ मार्केट में भी तो आता है ये। क्या क्या क्या? मार्केट में भी तो आता है इसमें सेल वगैरह। जब हम फसल को काट दे रहे हैं मींस वो सेपरेट हो रही है ना। मैम काटी का है ग्रोइंग उगरी है। इसको लेकिन आप ग्रोइंग क्रॉप्स को मतलब क्रॉप से ही कंसीडर करोगे। ठीक है, ग्रोइंग क्रॉप्स मतलब क्रॉप से। ठीक है, ओनली क्रॉप्स। चलो तो यानी कि जो फसल है, एक बात सुनना, आपने मुझे कहा गुड्स क्या होते हैं? मैं मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल क्या होता है? जो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सके, है ना?
ठीक है, यही मतलब है ना इसका, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हम जिसको मूव कर सके। लैंड मूवेबल है या इमूवेबल है? इमूवेबल। तो लैंड हमारे गुड्स का पार्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो मैं है यहाँ पर लिख रही हूँ लैंड, दैट्स कॉल्ड इमूवेबल। और अगर वो इमूवेबल है तो हमारे गुड्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। जो ये लैंड है, जितनी भी हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, लैंड, बिल्डिंग, है ना, इनके लिए इनका खुद का एक्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। क्लियर है? इमूवेबल प्रॉपर्टी जो लैंड होती है, बिल्डिंग होती है, इनको अगर आपने बेचने का कोई एक्ट पढ़ना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है। ट्रांसफर का मतलब सेल करना, है ना, बेचना। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा अगर इमूवेबल गुड्स की तरफ जाना है। मूवेबल के लिए कहाँ पे आप कॉल करोगे? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अब हम बात कर रहे थे लैंड की। लैंड है इमूवेबल, तो लैंड के ऊपर जो ये क्रॉप्स हैं, फसल है लैंड के ऊपर जो लग रही है, अब ये भी तो लैंड से अटैच है, तो इसको भी किसकी काउंटिंग में लेना चाहिए? इमूवेबल की। लेकिन हम फसल को काट के मार्केट में ले जा सकते हैं, मूवेबल बन गई, तो ये कहाँ पर आनी चाहिए? गुड्स की कैटेगरी में, ठीक है, गुड्स की कैटेगरी में ही आनी चाहिए, ठीक है। एक और मैं किसकी फोटो खींचना चाह रही है? ये खींचना है? लिख नहीं सकते हो, मतलब छोटी छोटी बातें। रजिस्टर तो मैम हम निकालेंगे नहीं और बुक हम गंदी होने नहीं देंगे, क्योंकि हमने नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी तो पढ़नी है। ऐसे ही है, ये जितने लोग बुक गंदी नहीं करते ना, मुझे बड़े गंदे लगते हैं। मतलब घर तक की गारंटी आपको याद रहेगा। यहाँ तो तुम्हें इतना आलस है कि लिख नहीं रहे हो, सुनते हुए भी लिखती हूँ मैं। हम पता कैसे थे, छोटी छोटी चीजों को भी लिख लेते थे। मतलब कुछ इंग्लिश के वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कॉमन सबको समझ में आते हैं, हम उसको भी लिखते थे कि अगर टीचर ने बताया ना, नहीं तो काम का होगा। लेकिन यहाँ तो काम की चीज भी नहीं लिख सकते हैं। गौरव तू भी नहीं लिख रहा था? यस मैम सही कह रहे हो। अब ये इतना बड़ा पोर्शन था जिसकी फोटो लेने की जरूरत पड़े। एक तो मैंने बोर्ड पूरा भर दिया हो ना कि मैम टाइम लगेगा लिखने में, और आप शांत हो जाओ। ये बात अलग है अगर दिखाना है तो। चलो, तो गुड्स कौन से होते हैं? मूवेबल। ग्रोइंग क्रॉप्स भी आपकी कहाँ आनी चाहिए? मूवेबल प्रॉपर्टी में, यानी कि गुड्स में ही आनी चाहिए। अच्छा, शेयर्स मूवेबल है या इमूवेबल है? मूवेबल, यानी कि शेयर्स भी इंक्लूड होने चाहिए। और मैंने एक स्टॉक वर्ड भी बताया था वहां पर। स्टॉक क्या था? मतलब अलग अलग क्लासेस के, कुछ सेम क्लासेस के जो शेयर्स होते हैं उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक। क्या बोलते हैं? स्टॉक। ये कंपनीज एक्ट में पढ़ा था। शेयर्स हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है और इसीलिए गुड्स की कैटेगरी में आती है। स्टॉक किसको बोलते हैं? जब शेयर्स का कलेक्शन कर देते हैं, हम एक ग्रुप बना देते हैं शेयर्स का, तो उस कलेक्शन को क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्टॉक भी किसका पार्ट है? गुड्स का पार्ट है। अभी मैं बता रही हूँ कि गुड्स में क्या क्या चीजें आनी चाहिए, बाद में इनको सेल करने से रिलेटेड प्रोविजन हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, मनी गुड्स है या नहीं है? है। पैसे के बदले में पैसा खरीदते हो? हुआ है कभी ऐसा? मूवेबल है, पैसा आपका मूवेबल है, बट गुड्स है या नहीं ये बताओ। एक मिनट, हाँ ठीक है। जो हमारी ये जो कई लोग सिक्के नहीं बेच रहे होते, जो आजकल चलते ही नहीं है ना, कई लोगों को कलेक्शन का बड़ा शौक होता है कि हाँ पुरानी करेंसी। अच्छा ठीक है, तो ओल्ड करेंसी कई लोग कलेक्ट करके रखते हैं, वो अगर पैसे के बदले में खरीद रहे हो वो गुड्स में आ जाएगी आपके।
गुड्स का मतलब क्या होता है कि जिसको हम पैसा देकर एक्वायर कर सके, ठीक है। तो ओल्ड करेंसी आपकी गुड्स में आएगी, लेकिन मनी, जो मनी सर्कुलेशन है इस टाइम जो मनी चल रही है, क्या वो गुड्स में आनी चाहिए या नहीं? नहीं आनी चाहिए। आपने एक सिस्टम पढ़ा था, गुड्स के बदले में गुड्स देना, क्या कहलाता है? एक गुड्स लो और एक गुड्स वापस दो। इस सिस्टम को क्या बोलते थे? बार्टर सिस्टम। तो मनी के बदले में मनी ली, ये तो बार्टर सिस्टम ही नहीं हो जाएगा। अगर हम मनी को गुड्स की कैटेगरी में डाल देंगे तो वो तो बार्टर सिस्टम बन जाएगा ना, क्योंकि इधर से तो हम मनी दे रहे हैं और उधर से हम गुड्स ले रहे हैं। तो गुड्स लिए और उसको मनी दी, मनी मतलब गुड्स दिए, तो वो तो बार्टर सिस्टम हो गया। जबकि बार्टर सिस्टम हमारे सेल ऑफ गुड्स एक्ट का पार्ट नहीं है, तो हमारी मनी गुड्स के पोर्शन में नहीं आनी चाहिए। समझ में आया? हाँ जी। हम जो दूसरी कंट्री की करेंसी को करते हैं ना, एक्सचेंज करते हैं, वो किस मानते हैं? मतलब इसमें क्या नहीं, आप एक्सचेंज कर रहे हो, आप गुड्स का परचेज नहीं कर रहे हो। उसमें आपको कोई ऐसा बेनिफिट नहीं मिल रहा, वो आपको उसकी उस करेंसी में पेमेंट करने के लिए आपको वो करेंसी एक्वायर करनी पड़ेगी। वो सिर्फ एक्सचेंज है, एक करेंसी के बदले में दूसरी करेंसी देना। समझ रहे हो ना? आप रुपी देते हो तभी तो डॉलर मिलते हैं ना, है कि नहीं? अब डॉलर भी क्या है? मनी ही तो है, या उसकी टर्म चेंज हो गई? मनी ही तो रही। आपने रुपी दिया, मनी दी, बदले में मनी ली, एक्सचेंज किया आपने। अब जो डॉलर लिए हैं उसके बदले में गुड्स खरीदोगे ना, तो डॉलर भी आपकी गुड्स की कैटेगरी में नहीं आने चाहिए, क्योंकि फिर वही बार्टर बन जाएगा। क्योंकि डॉलर देके गुड्स खरीदे तो यानी कि गुड्स के बदले में गुड्स थोड़ी दे रहे हैं हम तो पैसा देकर गुड्स खरीद रहे हैं। तो डॉलर भी आपका गुड्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्लियर है? आगे बढ़ूं? अच्छा, अब जब हम सेल परचेज करते हैं बच्चों, जब हम सेल परचेज करते हैं तो दो पार्टीज होती हैं। कौन कौन सी? वेरी गुड, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं। मैम बचपन से ही गॉड गिफ्टेड, हम पैदा इंटेलिजेंट हुए थे, लेकिन कभी भी घमंड नहीं करा। गौरव ने तो कभी भी नहीं किया। पापा की गोरी, पापा की गोरी। चलो, बायर जो है वो सेलर से गुड्स खरीदता है और बायर सेलर को क्या देता है? पैसे देता है, कुछ कंसिडरेशन देता है, वो मनी कंसिडरेशन होता है। क्लियर है? अब कंसिडरेशन लिख दिया मैंने, कंसिडरेशन समझ तो नहीं आया होगा? नहीं आया ना? वो इसलिए नहीं आया क्योंकि अभी आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ा। तो मैं कंसिडरेशन का मीनिंग बता देती हूँ। कंसिडरेशन का मतलब होता है एक तरीके से फायदा, कि मैं ये गुड्स आपको बेच रहा हूँ, बदले में मुझे क्या फायदा मिलेगा। बायर क्या बोलेगा उसको? बदले में आपको क्या मिलेंगे? पैसे। क्या मिलेंगे? यानी कि सेलर के लिए क्या बेनिफिट है? पैसा। बायर के लिए क्या बेनिफिट है? तो बायर का कंसिडरेशन क्या हुआ? बायर का कंसिडरेशन गुड्स। तो मैंने कंसिडरेशन का हिंदी मीनिंग क्या बोला? फायदा, बेनिफिट, जो आपको मिल रहा है, ऐसे लिख रही हूं मैं। तो बायर जो चीज आपको मिल रही है, बायर को क्या मिल रहा है? गुड्स मिल रहे हैं। सेलर को क्या मिल रहा है? पैसे। पैसे, मनी। तो बायर का कंसिडरेशन क्या हुआ? सेलर का कंसिडरेशन क्या हुआ? तो कंसिडरेशन का मीनिंग समझ में आया? कंसिडरेशन मींस मुझे क्या मिल रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट के बदले में। हमने जो ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुमसे गुड्स खरीदूंगा, तुम मुझे गुड्स देना, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ठीक है। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट बना। इस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन मिलना चाहिए। सेलर के लिए कंसिडरेशन क्या है? मनी। और बायर के लिए कंसिडरेशन क्या है? गुड्स। क्लियर है? आगे बढ़ो। चलो, तो दो पार्टीज इन्वॉल्व हुई, बायर और सेलर। ये दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। बायर सेलर को कहता है, देखो दो पार्टीज हैं, कोई भी किसी को ऑफर दे सकती है। आपने देखा है कुछ शॉप ऐसी होती हैं जो बड़ी नाम वाली शॉप्स होती हैं, है ना। आप जाते हो खुद, मान लो गौरव का बर्थडे था, ठीक है, इसका केक लेने गया कौन? रोहित।
ठीक है। अब एक नामी दुकान के पास चला गया वो, है ना, कोई नामी दुकान की, मैं एग्जांपल नहीं लूंगी यहाँ पे, ठीक है। उसके ऊपर चढ़ा, बायर चढ़ा, उसने ऑफर दिया कि मुझे ये केक चाहिए। सेलर ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। किसने ऑफर दिया है? रोहित ने। रोहित कौन है? बायर। ऑफर ऑफर दिया। ऐसा एग्जांपल होगा जिसमें मेरा नाम नहीं होगा। नहीं, ऐसा कोई एग्जांपल नहीं होगा जिसमें रोहित का नाम नहीं लूंगी मैं, क्योंकि ऑफर एक्सेप्टेंस है तो याद ही रोहित आता है। अभी हम इसका और गौरी का वो भी करेंगे रोज वाला, ठीक है, यहाँ पे बुला के। चलो, बायर कौन है? बायर है रोहित, जो कि ऑफर दे रहा है कि मुझे ये केक चाहिए, ठीक है। सेलर, ठीक है, सेलर क्या करेगा? ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा। उसने कहा था कि मैं ये खरीदना चाहता हूँ, सेलर ने कहा ठीक है ले जाइए केक, ठीक है। क्या ऐसा भी कोई केस होता है जिसमें सेलर ऑफर करता है? सेल नहीं देखी आपने? 100 की दो, 100 की दो, 100 की दो, देखिए चप्पलों की सेल लगी हुई होती है, जूतों की सेल। तो गौरी का बर्थडे था, गौरी के लिए हमने शूज लेने गए, है ना, तो हमने सोचा कि केक तो अच्छा ले लिया हमने, अच्छी दुकान से, नामी नामी दुकान से हमने केक ले लिया, कोई बात नहीं, जूते हम इसको सेल है ना। हम गए, वो सेलर ऐसे कर रहा था, मैं ये भावना प्रीति वाले काम चालू कर दिए इन लोगों ने। मैं सर अलग बिठा दूंगी। नहीं, मैंने वो लड़ते लड़ते चली गई थी, तुम मत जाना। दीवार तोड़। चप्पलें तुम्हारी पैरों में है ना सबकी, उनकी चप्पलें भी एक दूसरे के पास है। चलो, सेल सुनिए ना, उसमें सेलर ऑफर दे रहा होता है 200 का पेयर वुडलैंड शूज ले जाओ, है ना, ठीक है। हम बोलेगा पूरे नहीं कहते, ब्रांडेड है भैया एक नंबर। इसको तो लगेगा ना, उसे क्या पता हम कितने का लेके आए। चलो, तो जहां पर सेलर भी ऑफर दे सकता है, अब बायर को अच्छा लगेगा तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो कहने का मतलब जरूरी नहीं है कि ऑफर सिर्फ बायर ही लेकर जाए, सेलर भी ऑफर दे सकता है। तो एक पर्सन ऑफर देगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी ऑफर देगी और दूसरी पार्टी अगर एक्सेप्ट करेगी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट। अब जब वो सेल कर रहा है, जब वो ऑफर दे रहा है कि हाँ 100 के 2 जोड़े ले जाओ, 100 के 2 जोड़े ले जाओ, तो ऐसा तो नहीं है सारे लोग वहां पे रुकते हैं, कुछ लोग सुन के सीधा बच्चे चलते जाते हैं, है कि नहीं? हाँ, मैं उसी में हूँ, है ना, मैं तो उसमें जाऊंगा जहाँ 2000 के, यूं तो कोई बेच ही नहीं रहा होगा ना फिर 2000 के, तो है कि नहीं? रखे होते हैं। हाँ, ठीक है। तो सेलर आपको ऑफर दे रहा था, लेकिन जरूरी नहीं है हर बायर उसको एक्सेप्ट करे, जिसको पसंद आएगा वही वहां पर रुकेगा और उसको एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, और जो सीधा चला जाता है कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वैसे ही पढ़ाऊंगी। रोहित ने प्रपोज किया किसको? गौरी को। क्या हो गया? तुमने बड़े डांस किए थे इकट्ठे दुपट्टे में, है कि नहीं? उससे फायदा उठाना है ना, मैं पर्सनैलिटी बना दिया पूरे YouTube पे, है कि नहीं? 211 व्यूज। मैं ये करने कहाँ आया था सर? चेक करो। दिखाई नहीं बस ये। शर्मा बच गया रही थी। रोहन, तेरे को भी ले डूबते नहीं थे ये। मैम ये तो शर्मा रही थी। हाँ, तो रोहित गया रेड रोज लेके, है ना, 14 फरवरी को किसके पास? गौरी के पास। क्या हो गया? तो मैं तो गौरी के पास गया था, गौरी के पास गया था। इमेजिनेशन कर रहे हो तभी हंसी आ रही, तो मैं ना रोहित बैठा है घुटनों के ऊपर, सॉरी गौरी खड़ी है ना। चलो, मैंने एक मिनट रुक गया, ये फट जाएगी। आज मेरे को मैं इसको बैठा। अच्छा सुनो, ठीक है, अब ऑफर एक्सेप्ट होगा तभी तो आगे बात बनेगी, है कि नहीं? 2 ऑप्शन है गौरी के पास, या तो यस बोलेगी और या नो बोलेगी, तो रोहित वहीं से उठ के चल देगा, खत्म कहानी, आगे बात ही नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर गौरी ने बोल दिया यस, तो उसके बाद हम आगे चलेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या होगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या होगा कि जैसे ही गौरी बोलेगी यस,
रोहित आगे उससे बहुत सारे प्रोमिसेस स्टार्ट कर देगा, मैं तेरे लिए जानकारी बताऊंगा। ऐसा है, जो मेरे एग्जाम्पल है वो मेरे खुद की क्रिएशन है, तो जो मैं बोलूंगी वो तू करेगा। मैम देखो, मैं एस्ट्रोनॉट तो हूँ नहीं, जानकारी तो मैं जोड़ नहीं सकता। और सब तो ठीक है, प्रॉमिस करने से पहले भी दुपट्टे उठाए। ऐसा है, वो ऑफर और एक्सेप्टेंस किसकी जाती, तो सिर्फ क्या दिया जा रहा है, ऑफर दिया जा रहा है, आगे मत बढ़ो इतना। मैं कोई तो मान में बोल रही है, बाबू ने खाना खाया। ज्यादा पहुंच गया आगे, लास्ट स्टेज पे चला गया ये तो। इसको हम बहुत तोड़ जाए। आप नाम में मत बह और बस कंट्रोल योर इमोशन। हमारी बात है, एग्जांपल मत देना इसका। चलो चलो भाई चलो। तुमको एम्बैरेस हो गया। देखो, यानी कि दो पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व है, बायर और सेलर, बायर और सेलर। अब बायर की डेफिनेशन क्या होगी, बायर मींस अ पर्सन हु बायज द गुड्स। क्लास एग्जांपल हो गया, बायर कौन होता है, बायर मींस अ पर्सन, सिंपल सी डेफिनेशन है, हु बायज द गुड्स। अभी मैं इसमें कुछ ऐड ऑन करूंगी, इसमें मैं कुछ ऐड ऑन करूंगी अभी। बताओ ये डेफिनेशन समझ में आई? मैंने तो छोटे से बच्चे को भी याद हो जाएगी। बायर कौन होता है, जो खरीदता है। बायर कौन होता है, जो माल को खरीदता है, जो गुड्स को खरीदता है। इसके साथ में एक लाइन और ऐड करना चाहूंगी, वो है बायर मींस अ पर्सन हु बायज द गुड्स और एग्रीज टू बाय द गुड्स। एग्री करने का मतलब क्या है, खरीदने के लिए राजी हो जाता है। वेरी गुड। एक चीज तो क्या हुई, गौरव गया, उसकी मम्मी ने उसको भेजा था जाके 1 किलो चीनी ले आ, है ना, मम्मी ने दिए 40 रुपए, चल ठीक है 3 रुपए की चॉकलेट खा ली, किसकी आती है तो लाता बहुत क्योंकि वो लाता है। देख मैंने सही एग्जांपल सेट किया था ना, चीनी लेने गया 1 किलो, 40 रुपए मम्मी ने दिए, वहां जाके इसने पैसे दिए, उसने इसको 1 किलो चीनी दे दी, ठीक है। वही मम्मी ने कहा जाके मोमोज पैक कराया, है कि नहीं? 3 के नहीं, अगले दिन की बात है, मैम वो तो इससे उसके लिए अलग पैसे हैं, ठीक है। उसको बताया। मोमोज पैक कराया, आप वहां पर गए, आपने ना ऑर्डर दे दिया उसको, तो बना के रख, मैं अभी आधे घंटे में आ रहा हूँ, उसने बनाई नहीं। पैसे दिए, ऑर्डर दे दिया, ठीक है, बना के रख, मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। एग्रीमेंट हो गया एक कि मैं अभी ले जाऊंगा गुड्स को, ठीक है। यहाँ तो पेमेंट हो गई है, ये एग्जांपल जो है उसमें तो क्या हुआ है कि पेमेंट हो गई है, लेकिन गुड्स मैं बाद में ले लूंगा। लेकिन हमारे एग्जांपल में जहाँ पर ऐसा भी होगा, जहाँ पर बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाएगा, ना तो पेमेंट होगी और ना ही गुड्स अभी उसके पास आएंगे, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा कि मैं इन गुड्स को खरीद लूंगा, मैं आज आपसे एग्रीमेंट करता हूँ। तो बायर मींस अ पर्सन हु बायज द गुड्स, जो अभी खरीद रहा है, यानी कि पैसे के बदले में जो चीनी खरीदी, और एग्रीज टू बाय द गुड्स मींस आगे ले लूंगा। ये जो एग्री वर्ड है ये फ्यूचर के लिए यूज हुआ है। आज एग्रीमेंट हुआ है, सिर्फ सेल कब होगी, फ्यूचर में। आज सिर्फ क्या हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, सेल कब होगी, फ्यूचर में। तो यानी कि बाइंग कब होगी, फ्यूचर में। तो बायर मींस अ पर्सन हु बायज द गुड्स और एग्री टू बाय द गुड्स। अब सेलर की डेफिनेशन बना लो ऐसे ही, सेलर मींस अ पर्सन हु सेल्स द गुड्स और एग्रीज टू सेल द गुड्स। सिंपल बना दी, वो तो तुम क्रिएटर ही है कि नहीं, तगड़े वाले, ठीक है। और एग्जांपल गौरव। चलो, तो बायर और सेलर की डेफिनेशन आप लर्न कर चुके हो, ठीक है। अब हम किसकी डेफिनेशन पर आएंगे, अब हम आएंगे गुड्स की डेफिनेशन पे। जो तुमने याद कर ली है उसमें मुझे एक चीज और बतानी है, ठीक है। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन, मैंने किस किस को इंक्लूड करने के लिए नहीं कहा है, अदर देन का मतलब एक्सक्लूडिंग कौन कौन से हैं, किसको हमने गुड्स की डेफिनेशन से बाहर निकालना है। एक तो मनी इन सर्कुलेशन, जो अभी करंटली हमारी मनी चल रही है उसको बाहर निकालना है। एक चीज और बाहर निकालनी है, वो है एक्शनेबल क्लेम्स। क्या निकालना है बाहर, एक्शनेबल क्लेम्स। क्या होते हैं ये, एक्शनेबल मतलब जिसके अगेंस्ट
एक्शन लिया जा सके, जिसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सके। तो इसमें आपके आएंगे अनसिक्योर्ड डेट। क्या आएंगे? देखो सिक्योर्ड डेट के बदले में तो क्या होता है, कोई सिक्योरिटी गिरवी रखवाई जाती है तो वहां तो एक्शन लेने की, स्यू करने की बात ही नहीं आती, क्योंकि अगर आपने मेरे को रीपेमेंट नहीं की लोन की तो मैं आपकी जो सिक्योर्ड की हुई एसेट है उसको बेच के पैसे रिकवर कर लूंगा, सिंपल है ना। अनसिक्योर्ड डेट में दिक्कत होती है। गौरव ने रोहित को लाख रुपए उधार दे दिए, गौरव ने रोहित को लाख रुपए उधार दे दिए, अनसिक्योर्ड थे, बदले में कुछ गिरवी नहीं रखवाया, तू तो मेरा दोस्त है, तू नहीं भागेगा कहीं भी। तू भाग गया, वो भाग गया, बताओ कहां से रिकवर करोगे? कोई नहीं है, ठीक है। ऐसे देख रहा जैसे मारेगा। हाँ, लेने नहीं है तूने, सच में कहीं इसकी गर्दन पकड़ लेता, मेरे लाख रुपए वापस कर। मैं देखता हूं। ये सारे एग्जांपल काल्पनिक धाराओं पर आधारित हैं, ठीक है। पहले डिस्कस कर लेना चाहिए था। ये वैल्यू हो तो हम सब पता है। मैंने लिखा ही नहीं कभी। मैम जिसकी ओपीसी होती है, जिस हाँ। पर्सन की, अगर वो बैंक में लोन लेने जाए तो जैसे मतलब घर वगैरह गिरवी रखवाते हैं, तो वो अपनी ओपीसी की मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह रखवा सकता है। ऑफिस की प्रॉपर्टी है, प्राइवेट वाले होते हैं वो ऑफिस की प्रॉपर्टी मतलब जितना उनके पास शेयर है, जितना उनकी मतलब उनके हाथ में होता है उतना, क्योंकि एक के हाथ में थोड़ी होता है पब्लिक के प्राइवेट। नहीं, डायरेक्टर्स तो है ना पब्लिक कंपनी के, तो डायरेक्टर्स जो हैं वो पब्लिक कंपनी की जो एसेट्स होगी उसी को तो गिरवी रखवाएंगे, अपनी पर्सनल थोड़ी गिरवी रखेंगे वहां पे। खुद के लिए लोन लेना होता है तब पर्सनल लोन में अपनी पर्सनल जाओ, फिर अपना बैंक, यहाँ पे कंपनी का कोई रोल नहीं है उसमें। जैसे ओपीसी होगी वो मतलब जैसे पार्टनरशिप फॉर्म है तो वो एक की होती है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप। मिक्स मत करना, ओपीसी और पार्टनरशिप फॉर्म दोनों अलग अलग चीज है। पार्टनरशिप फॉर्म में अगर आपको लोन लेना है तो आप अपनी पर्सनल एसेट पे गिरवी रखवा सकते हो, बट ओपीसी में अगर आपको लोन लेना है तो सिर्फ आप कंपनी की एसेट को गिरवी रखवाओगे, पर्सनल आपका कोई रोल नहीं है। नहीं मैम, वो जो ओपीसी होती है वो किसी पर्सन की होती है ना खुद की, तो वो एक मतलब जब खुद के लिए लोन लेने जाता है तो मतलब वो ओपीसी के डॉक्यूमेंट रखवा सकता है। खुद का लोन नहीं है ना, वो लेने खुद जा रहा है, लेकिन लेने तो कंपनी के लिए जा रहा है ना। ऐसे नहीं बोल। मैंने तो नहीं कहा। पर्सनल लेना तो फिर अपनी पर्सनल एसेट रखो ना, तुमने अगर नहीं कहा तो ये हाँ, एग्जांपल। तो बस नहीं। अच्छा, लोन भी मिलेगा। पर्सनल एक मेरी बात सुनो, कंपनी है, मैंने सेलोमेन वर्सेस सेलोमेन कंपनी लिमिटेड का एग्जांपल क्यों समझाया था, इसी पर्पस के लिए कि ध्यान रखना बीच में एक पर्दा है, कंपनी अलग है, मेंबर अलग है। अगर कंपनी के लिए लोन लेना है तो कंपनी की प्रॉपर्टी गिरवी रखवानी पड़ेगी, पर्सनल आपका कोई मतलब नहीं है। पर्सनल लोन लेना है तो पर्सनल एसेट को गिरवी रखवाओगे, कंपनी के एसेट को नहीं खरीदोगे, चाहे वो आप उसको खुद ही चला रहे हो, चाहे वो आप ही की कंपनी है, लेकिन आप उसको मैनेज कर रहे हो, आप उसको सिर्फ मैनेज कर रहे हो, उसमें आप अपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं कर सकते। ठीक है, चलो ठीक है। तो एक्शनेबल क्लेम्स क्या थे, जहां पर बात आएगी अनसिक्योर्ड डेट की, जहां पर वो बंदा पैसे नहीं दे पाएगा तो आप उसको स्यू कर सकते हो। स्यू करने का मतलब उसके अगेंस्ट केस डालना। तो हमने उसके अगेंस्ट एक्शन लिया, हमने किसके अगेंस्ट एक्शन लिया, जो पर्सन हमारे पैसे वापस नहीं कर रहा है। तो अनसिक्योर्ड डेट आपके किसमें आ जाएंगे, एक्शनेबल क्लेम में, और इसके अगेंस्ट एक्शन लेना। जैसे देखो आपके पास कोई भी प्रोमिसरी नोट था, सामने वाले ने मुझे नोट बना के दिया था कि मैं आपकी पेमेंट कर दूंगा, तो जो वो प्रोमिसरी नोट है उसको आप गुड्स की काउंटिंग में नहीं लोगे। क्या आप प्रोमिसरी नोट को बेच दोगे किसी को, मैंने इससे पैसे लेने थे, ले मैं तेरे को बेचता हूँ, तू इससे ले लियो, ऐसा हो सकता है? नहीं, ठीक है। तो एक्शनेबल क्लेम और मनी इन सर्कुलेशन आपकी गुड्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे, भले ही मूवेबल है, भले ही मूवेबल है, लेकिन गुड्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे। ठीक है, अब गुड्स में किसको इंक्लूड करना है, ऑल्सो इंक्लूड्स स्टॉक्स एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, एक आपका ग्रास भी किसका एग्जांपल होना चाहिए, गुड्स का, एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड व्हिच एग्री टू बी सर्व्ड। सर्व करने का मतलब उसको सेपरेट करना। जो चीज हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ अटैच है, मैंने अभी बोला था इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड के ऊपर जो फसल लगी हुई है अटैच है, अगर वो अलग हो सकती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे। ठीक है, तो थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, लैंड का पार्ट है या लैंड से अटैच है अगर कोई चीज, लेकिन वो अगर अलग हो सकती है तो वो हमारी गुड्स की कैटेगरी में इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, तो गुड्स की डेफिनेशन क्या बनी,
गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन actionable claims and money and includes stocks and shares, growing crops, grass and things attached to or forming part of land which are agreed to be served before sale or under the contract of sale. इसका मतलब क्या हुआ? सेल होने से पहले आपने एग्रीमेंट कर लिया कि हम आपको अपनी जो फसल उग रही है अभी, जब ये उग जाएगी तो हम इसको अलग करके आपको दे देंगे. एग्रीमेंट हुआ है, गुड्स अभी नहीं बिके, सेल नहीं हुआ, एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, तो वो आपकी गुड्स की कैटेगरी में आ जाएगा. ठीक है? या आपकी फसल तैयार है और आप बेचने के लिए ले जा रहे हो तो भी वो आपका सेल वाला एग्रीमेंट हो जाएगा. दो चीजें हो गई ना, एक हो गया एग्रीमेंट टू सेल का कांसेप्ट और एक हो गया सेल का कांसेप्ट. सेल होगी जिसमें हाथों हाथ काम हो जाता है, पैसे दिए, गुड्स लिए, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में सिर्फ एग्रीमेंट होता है लेकिन सेल बाद में हो. क्लियर है? दोनों चीज समझ में आ रही है? चलो, अगर ये आ गई है दोनों डेफिनेशन समझ तो मैं आगे बढ़ूं. चलो क्लास, एक चीज और मैं बता दूं, जो ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट है ये पहले अलग से नहीं हुआ करता था. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही प्रोविजंस थे किसके? सेल ऑफ गुड्स एक्ट के. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका बना हुआ है 1872 का, 1872 का. उसी में ही सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजन थे और उसी में ही पार्टनरशिप के प्रोविजन थे. लेकिन बाद में सेल ऑफ गुड्स एक्ट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से अलग करके उसका एक अलग खुद का अपना एक्ट बना दिया गया. मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन थे वो पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखे हुए थे, बाद में वहां से निकाल के उसको एक अलग उसका एक्ट बना दिया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट. ऐसे ही पार्टनरशिप के भी प्रोविजंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही थे. बाद में पार्टनरशिप एक्ट को 1932 है अपना, तो वहां से निकाल कर अलग से उसका एक्ट बना दिया कि पार्टनरशिप एक्ट उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा. अब मुझे एक बात बताना, वही वाली बात पापा और अंकल वाली. एक है अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एक है अपना सेल ऑफ गुड्स एक्ट. एक है अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एक है अपना सेल ऑफ गुड्स एक्ट. तो मेरे को एक बात बताओ, जहां पर दोनों सेम बातें बोलेंगे तो दोनों की बात मान लेंगे, लेकिन अगर जहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कुछ और कहे और सेल ऑफ गुड्स एक्ट कुछ और कहे तो आप किसकी बात मानोगे? सेल ऑफ गुड्स एक्ट. ठीक है ना? ये है हमारे पापा और ये है हाँ आपके अंकल, मेरे अंकल. वो लोग कह रहे हैं. चलो ठीक है, तो मेरा खुद का एक्ट कौन सा है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट. ठीक है, तो मैं उसी की तो बात मानूंगा. अगर ये दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं तो मैं अपने एक्ट की बात मानूंगा, लेकिन जनरली दोनों एक्ट एक प्रोविजन पर एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट किसका पार्ट है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का. तो ट्रांजैक्शन जो भी होंगी सेल की उसके ऊपर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी एप्लीकेबल होगा और सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी एप्लीकेबल होगा. यानी कि दोनों के प्रोविजन साइमल्टेनियसली इफेक्टिव होंगे. लेकिन जहां दोनों अलग बात करेंगे तो हम स्पेशल अपना मेरा जो एक्ट बना हुआ है खुद का उसकी बात मैं मानूंगा. क्लियर है? चलो, अब आता है हमारे गुड्स कितने टाइप के होते हैं? हाँ जी, मैनी टाइप्स. मैनी टाइप से. वेरी गुड. एंजिल आपके जो गुड्स होते हैं 3 टाइप वो होते हैं आपके 3 टाइप्स के. एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और बताओगे बच्चों? अभी मैं इसके पार्ट बनाऊंगी. 3 तरीके के गुड्स कौन कौन से? एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटिंजेंट गुड्स. एग्जांपल दो, आराम से समझ में आ जाएगा. एग्जिस्टिंग का नाम से पता चल रहा है जो गुड्स एग्जिस्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. जो गुड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं या फिर आगे मिल जाएंगे मुझे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एग्जिस्टिंग गुड्स. जो गुड्स आपके एग्जिस्ट करते हैं सेल के टाइम पे, कॉन्ट्रैक्ट होने के टाइम पे, तो उसको हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स. फ्यूचर गुड्स कौन से होंगे? जो आ जाएंगे बाद जिनके लिए ऑर्डर देते हैं और जो बाद में बनते हैं.
जिनके लिए कॉन्ट्रैक्ट तो आज ही हो गया, लेकिन इन फ्यूचर वो गुड्स बनेंगे। जैसे मैंने आज कॉन्ट्रैक्ट किया कि मेरे पास ना एक फार्म है जहां पर मैंने एप्पल की मतलब अभी शुरुआत की है उगाने की, ठीक है, एप्पल उगाने की मैंने शुरुआत की, मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उससे कि मेरे फार्म में जितने भी एप्पल्स बनेंगे वो सारे तुझे ही डिलीवर किए जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब वो जब उगेंगे तभी तो तुझे मिलेंगे, है कि नहीं? तो वो किसका हो गया एग्जांपल? फ्यूचर गुड्स का, कि जो फ्यूचर गुड्स फ्यूचर में हमें मिलेंगे वो हो गए हमारे फ्यूचर गुड्स। फिर कॉन्टिंजेंट गुड्स क्या होंगे? ये जो फ्यूचर गुड्स है मैम जिनका प्रोडक्शन से पहले ऑर्डर दे दिया हो तो हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। उनको पैसे वापस देने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, और वैसे भी एडवांस पूरा थोड़ी मिल जाता है। हाँ जी, कंटिंजेंट कोई बताना चाह रहा था? ये बताना चाह रहा हूँ। हम जो प्रोडक्शन हुआ उससे पहले ही ऑर्डर दे दिया। प्रोडक्शन से पहले ऑर्डर तो फ्यूचर गुड्स का हो गया एग्जांपल। कंटिंजेंट का बता। कंटिंजेंट का मतलब क्या होता है? अरे पढ़ते नहीं आ रहे कंटिंजेंट लायबिलिटी अकाउंट्स में? अरे हो सकती है नहीं। मे बी और मे नॉट बी हैपन, ऐसा ही होता है ना, या तो होंगे या नहीं होंगे, मतलब 50-50% चांस है। जो जहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई, 50-50 गलत बोल रही हूँ, 80-20 भी तो हो सकता है ना, तो कुछ भी परसेंटेज हो सकती है, लेकिन जहां पर प्रोबेबिलिटी आ गई तो उसमें हम क्या बोलेंगे? कॉन्टिंजेंट गुड्स। एग्जांपल दूं कि गौरव ना फेंकता होता है ना, इसी का ही देते हो क्या? गौरव ने कहा कि मैं तुझे ना इस शॉप से ना आईफोन ला दूंगा। रोहित को बोला इसलिए, है ना, मैं तुझे इस शॉप से आईफोन ला दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि वो मतलब मैं मतलब मुझे मिल जाए वो। और वो कैसे मिलेगा? या तो मैं उसको चोरी करूंगा या मुझे मेरा दोस्त कहीं से ला के देगा, ठीक है? तो अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं तुझे लाकर दे दूंगा। समझ रहे हो मेरी बात? कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ? रोहित और गौरव के बीच में। लेकिन गौरव देगा तो सही आईफोन, लेकिन शर्त क्या है कि उसे भी मिलना चाहिए। अगर उसे ही नहीं मिला तो रोहित को भी नहीं मिलेगा। जैसे कोई एक नामी नामी पेंटिंग थी, बड़ी महंगी बिकने वाली थी, ठीक है, तो एक पर्सन ने बोला कि अगर ये, और उस पेंटिंग में ना बोली लग रही है, बोली समझते हो ना, बिड लगाना, ऑक्शन सेल है ना, तो उसमें क्या होता है, सारे देखने को लग जाते हैं। अगर उसने कोई वर्ड बोल भी दिया तो मतलब उसको ऐसे देख रहे जैसे उसने कोई नया वर्ड बोला हो। सारे देख रहे हैं। मुस्कान देख रही है। ये और ही देख रहे हैं। अमीशा भी 2 बार देख चुकी है। मैंने तो एक भी नहीं देखा है। मैम ये गौरव को देखती है, मैम आप शक मत करो। चलो, तूने सही लाइन में बोल दिया, वो बैठना ही छोड़ देंगे और लड़ाई भी होना बंद हो जाएगी, है कि नहीं? इससे बहुत दिक्कत होती है, पता नहीं क्या है। मेरे क्या दिक्कत हो रही है? मैं चलो, तो बोला बस मेरी बात अच्छा से तुम्हारा करती एक पेंटिंग के लिए बिड लग रही है, और जब बिड लगती है ना तो बहुत सारे लोग होते हैं बोली लगाने वाले, लेकिन पेंटिंग तो किसी एक को मिलेगी, है कि नहीं? तो उस सामने जो बिड लगाने वाले बैठे थे उसमें से एक पर्सन ऐसे बैठा था जो बाहर ये कॉन्ट्रैक्ट करके आया हुआ था कि ये पेंटिंग मैं तुझे ला कर दूंगा, लेकिन शर्त क्या है? मुझे मिलनी चाहिए। मैं भी इस बात बताऊं। पेंटिंग तो मुझे ये मिलनी चाहिए मतलब। उसको उसको पहले पहले उसके उसके पास पास चाहिए। चाहिए चाहिए तो एक मिनट, मान लो मुझे यहाँ 1 करोड़ में मिल गई और मैं वहाँ पे 1.5 करोड़ का उसको करा हुआ हूँ, तो 50 लाख के बदले में कौन नहीं बेचना चाहेगा? मान लो जो बंदा बोली लगा रहा है उसको ये है कि मेरी तो किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे को इस पेंटिंग का कुछ नहीं करना, मैंने तो सामने वाले से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि मैं तुझे पेंटिंग ला दूंगा अगर मुझे मिल गई तो, ठीक है, और बदले में तुझे इतने रुपए देने पड़ेंगे। उसने मान लो 1 करोड़ की पेंटिंग उसको मिल गई, आगे उसने 1.5 करोड़ में कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट, कोई दिक्कत थोड़ी है, 50 लाख उसको मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट भी करेगा। चाहे जैसे भी करे, चाहे जैसे भी करे उतने में ही कर ले। तो क्या शर्त है? कॉन्टिंजेंट गुड्स का मीनिंग मेन समझो, ये मत समझो कि क्या बिक रहा है क्या नहीं बिक रहा है। कॉन्टिंजेंट का मतलब ही क्या हुआ कि जो गुड्स डिपेंड करते हैं कि वो उसको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उसके बाद ही सेल होगी, इन गुड्स को क्या बोला जाता है? कॉन्टिंजेंट गुड्स, ठीक है। अब एग्जिस्टिंग गुड्स के 3 पार्ट हैं, वो 3 पार्ट क्या हैं? सबसे पहला है आपका स्पेसिफिक, एसर्टेन, मैं यहाँ पर पहले अनएसर्टेन लिखूंगा,
और यहाँ पर ascertain, ठीक है। स्पेसिफिक गुड्स का मतलब आप गए एक मोबाइल शॉप पे, आपने बोला मुझे सैमसंग का M सीरीज का इस मॉडल का फोन चाहिए, सब कुछ स्पेसिफिकेशन आपने दे दी, या फिर आपको मॉडल नहीं पता, आपने क्या बोला कि मुझे इतने GB रैम और इतना स्पेस वाला और इतने इंच स्क्रीन वाला इस कैमरे वाला मुझे ये फोन चाहिए, स्पेसिफिकेशंस दी। तो जो शॉपकीपर है ना, वो आपको उसी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही तो फोन देगा, सही बोल रहे हो। तो जहां पर आपने स्पेसिफिकली उसको फीचर्स बता दिए कि मुझे इस फीचर्स का फोन चाहिए या मुझे इस ब्रांड का, कोई भी कुछ भी चीज लेने चाहते हो, मशीन लेने गए हो आप, है ना, वॉशिंग मशीन, वहां पे आपने बोला कि मुझे 10 kg में चाहिए, तो वो सामने वाला वही दिखाएगा ना आपको। तो जहां पर आपने स्पेसिफिकेशंस दे दी, तो उसी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग जब आपको शॉपकीपर गुड्स प्रोवाइड करता है, उस गुड्स को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक गुड्स। उसी के साथ अब आता है अनएसर्टेन गुड्स, जैसे अपना ये अनाज मंडी में बीच में देखा था तुमने कि जब सरसों का काम शुरू हुआ था, यहाँ पर है ना, ट्रक के ट्रक खड़े होते थे, और अपने यहाँ इंस्टीट्यूट के बाहर भी ऐसे क्या था, सरसों ऐसे फैली रहती थी, देखा आपने, तुम्हारे सामने नहीं हुआ होगा। कैसे थे? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बीच में थी और हम उनके ऊपर चल के आते थे, मतलब थोड़ा सा साइड में, लेकिन ना वो ऐसे कपड़ा बिछा हुआ होता था और उसी के ऊपर वो सरसों रखी होती थी, ठीक है। तो उसको आप क्या सरसों के दाने गिन के बेचोगे, तो क्या करोगे, तोल के। अब मेरे को दो चीजें मिल गई हैं, तोल के बेचेंगे, तो जब वो ऐसे ढेर का ढेर जो पड़ा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अनएसर्टेन गुड्स। अनएसर्टेन गुड्स जिसका कोई स्पेसिफिकेशन, नाम जरूर है उसका कि वो सरसों है, अब उसमें भी कोई ब्रांड है क्या, इस ब्रांड की, इस मॉडल की सरसों चाहिए मुझे, ग्रेड होती है, लेकिन मान लो ग्रेड 1 की भी सरसों यहाँ पड़ी है, ग्रेड 2 की भी पड़ी है, तो ग्रेड 1 भी एक अनएसर्टेन गुड्स हो गया और ग्रेड 2 भी अनएसर्टेन गुड्स होगा। अब एक परचेजर आया, ठीक है, उसने कहा कि मुझे 10 किलो सरसों चाहिए, कितनी चाहिए, 10 किलो। आप क्या करोगे, उसमें से 10 किलो तोलोगे और उसे दे दोगे, तो जो ये 10 किलो जब आपने तोल के पैक कर दिया तो वो क्या बन गया, समझ रहे हो, जब वो 10 किलो अलग कर दिए गए, है ना, उस ढेर को हम बोलेंगे अनएसर्टेन गुड्स, और उस ढेर में से जब एसर्टेन कर लिया गया, 10 किलो साइड कर लिए गए, तो 10 किलो क्या बन गए आपके, एसर्टेन गुड्स। बताओ एग्जांपल समझ में आया सबको, सारे गुड्स क्लियर हैं। तो एग्जिस्टिंग गुड्स जो आपके उस टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं, फ्यूचर गुड्स जो आगे फ्यूचर में अराइज होंगे, और कंटिंजेंट गुड्स जिनकी प्रोबेबिलिटी रहती है कि हो भी सकते हैं गुड्स और नहीं भी हो सकते हैं, मतलब गुड्स अगर मुझे मिलेंगे तो आपको बेचूंगा, अदरवाइज नहीं बेचूंगा। एग्जिस्टिंग गुड्स के 3 पार्ट, स्पेसिफिक जिसमें आपके स्पेसिफिक फीचर्स आप बता के चीज खरीदते हो, अनएसर्टेन जहां पर कोई कैलकुलेशन नहीं है उसकी कि वो कितना है, एसर्टेन जहां पर आपने अनएसर्टेन की ढेरी में से कुछ पार्ट निकाल के साइड कर दिया, तो उसको हम बोलेंगे एसर्टेन गुड्स। पढ़ो मैं सारे, चलो। तो गुड्स हुए आपके एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स आर सच गुड्स एज आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, मेरे साथ साथ पढ़ लो बुक में। Existing goods are those goods which are in existence at the time of contract of sale, that is those owned or possessed or acquired by the seller at the time of contract of sale. Sale के contract के time पर जो exist करते हैं goods। क्लास owned और possessed का मतलब क्या होता है, owned एक वर्ड है owned और एक वर्ड है possessed, दोनों का मीनिंग बताओ। कौन बोला मालिकाना, किसका मतलब, ओन का मतलब, भ्राता क्यों है, सही बोल रहा है, अगर इसको कॉन्फिडेंस कहते हैं ना, हाँ देखने लग जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, सही कह रहा है। तो ओन का मतलब जिसका मालिकाना हक मेरे पास है, जिसका मालिक मैं हूँ, ऑन पेपर्स, ऑन पेपर्स मतलब जिसका बिल मेरे नाम पे कटा हुआ है, समझ रहे हो। कई बार ऐसा होता है ना, मेरी चीज जिसका बिल मेरे पास है वो चीज किसी और के पास भी तो रखी हो सकती है, तो यानी कि पोजेशन वो चीज होती है जो आपके पास एग्जिस्ट करती है, और ओनरशिप क्या है, उसके मालिक कौन
जैसे एक एक्टिवा है, वो गौरव की थी, ठीक है, बिल किसके नाम पे कटा हुआ है? गौरव के नाम पे, ठीक है। अब वो एक्टिवा रोहन चला के ले गया, ठीक है, रोहित बच गया, अच्छा। अब वो एक्टिवा रोहन चला के ले गया, तो एक्टिवा का पोजेशन किसके पास है? रोहन। पोजेशन मतलब फिजिकली होल्ड करना, रोहन के पास। तो ओनरशिप उसकी है, पोजेशन उसका है। आपके केस में बहुत बार होता होगा कि एक्टिवा पापा के नाम पे खरीदी हुई होती है कि नहीं? फिर वो मिलती है, बचती बहुत है जब एक्सीडेंट होता है तो। फिर वो मिलती नहीं है चलाने। सुनो मेरी बात, एक्टिवा होती पापा के नाम पे है, चलाता कौन है उसको? बच्चा। ओनरशिप किसकी है? पापा की। पोजेशन किसके पास है? बच्चे के पास। एक्सीडेंट हुआ तो कौन लायबल? पापा। ये रोहन की तरफ इशारा क्यों हो रहा था? एक्सीडेंट हुआ तो कौन लायबल? पापा, क्योंकि वो क्या है? ओनर। तो यानी कि ऑन पेपर्स अगर जिसका नाम लिखा हुआ है यानी कि वो ओनरशिप है उसके पास, और फिजिकली जिसके पास एसेट है यानी कि वो पोजेशन है। हो सकता है दोनों चीजें एक के पास में भी हो, और हो सकता है एक चीज एक के पास, दूसरी चीज दूसरे के पास भी हो सकती है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आपके पास ओनरशिप भी है उस गुड्स की और पोजेशन भी है। उस गुड्स को हम क्या बोलेंगे? एग्जिस्टिंग गुड्स। फोन लेने जाते हो दुकानदार के पास, वो फोन एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या हुआ? चलो, एग्जिस्टिंग गुड्स के कितने पार्ट थे? 3 पार्ट थे, स्पेसिफिक, अनएसर्टेन और एसर्टेन। तो स्पेसिफिक गुड्स को पढ़े। मैम, हाँ जी। अगर शॉप पे जैसे वो मोबाइल अभी अवेलेबल नहीं है तो फिर वो फ्यूचर गुड्स में आ जाएगा, पर वो प्रोड्यूस तो हो चुका होगा। प्रोड्यूस वो प्रोडक्शन से मतलब नहीं है, मेरे पास अवेलेबल है या नहीं है। वो कहता है कि हफ्ते बाद ले जाना, तो क्या आप उसको पैसे दे के आ जाते हो? नहीं ना, हफ्ते बाद ही तो जाओगे ना, तो फ्यूचर गुड्स हो जाएंगे वो हमारे, ठीक है। जब मेरे पास आएगा तो मैं आपको दे दूंगा, और कॉन्टिंजेंट भी हो सकता है कि अगर मेरे पास आया तो मैं दे दूंगा। ये दुकानदार की बात पे डिपेंड करता है, उसकी स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है। अगर वो ये कहता है कि अवेलेबिलिटी है ही नहीं, अगर मेरे पास आ गया तो मैं आपको कॉल कर दूंगा, कॉन्टिंजेंट गुड्स बन गए। और उसने ये बोला कि 1 वीक बाद मेरे पास आ जाएगा, मैं आपको दे दूंगा, तो वो फ्यूचर गुड्स। क्लियर है? चलो, अब आता है स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स मींस गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। जिस टाइम आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उस टाइम वो आइडेंटिफाई भी हो सकते हैं और एग्री, उसके ऊपर एग्रीमेंट भी हो सकता है। जैसे फोन का एग्जांपल, ठीक है, उस टाइम फोन को आइडेंटिफाई किया जा रहा है ना, फीचर्स बताए और वो आइडेंटिफाई करके वो फोन को उठाकर ले आया, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक गुड्स का एग्जांपल। इसके एग्जांपल्स पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद आता है एसर्टेन गुड्स। पहले अनएसर्टेन पढ़ लो। अनएसर्टेन गुड्स आर द गुड्स व्हिच आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये कितनी सरसों पड़ी है, ये तो पता है सरसों है, लेकिन कितनी पड़ी है ये नहीं पता, अनएसर्टेन है, ठीक है। तो ना तो वो नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई हो सकती है, ना ही वो एसर्टेन हो सकती है एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए एसर्टेन नहीं हो सकती। दे आर इंडिकेटेड और डिफाइंड ओनली बाय डिस्क्रिप्शन और सैंपल। आप क्या करोगे, किसी को अगर दिखानी है कि मैं ये सरसों बेच रहा हूँ, तो आप ऐसे उठा के सैंपल दिखाते हो ना कि देखो इस टाइप का है, तो वो हो गए आपके अनएसर्टेन गुड्स, ठीक है। और एसर्टेन कब बनेंगे? जब सामने वाले ने सैंपल को देख के बोला कि ठीक है 10 किलो पैक कर दे, तो जैसे ही उस अनएसर्टेन में से 10 किलो निकाले गए अलग, वो बन जाएंगे आपके एसर्टेन गुड्स। तो एसर्टेन गुड्स आर दोज गुड्स which are identified in accordance with the agreement after the contract of sale is made। पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ सैंपल दिखाकर, उसके बाद एसर्टेन किया गया, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन किया गया। क्लियर है? This term is not defined in the act but has been judicially interpreted। एसर्टेन गुड्स को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में लिखा नहीं गया था, लेकिन एक जुडिशियल इंटरप्रिटेशन आई थी, मतलब कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन दी थी और क्या कहा था कि एसर्टेन गुड्स को आप स्पेसिफिक गुड्स की तरह भी रिलेट कर सकते हो। लेकिन एसर्टेन गुड्स क्या होंगे? जब आप किसी लोट में से या लार्ज क्वांटिटी में से, लार्ज क्वांटिटी किसकी? अनएसर्टेन गुड्स की लार्ज क्वांटिटी में से कुछ नंबर या कुछ क्वांटिटी को अलग कर देते हो, तो वो आपके क्या बन जाते हैं? एसर्टेन गुड्स। जैसे यहाँ पर कुछ कॉटन पड़ी थी, कॉटन समझते हो ना, कपास जिसको कहते हैं, है ना, वो पड़ी थी काफी सारी, ठीक है। हमने कपास का सैंपल दिखाया, सामने वाले को अच्छी लगी, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हमारे साथ,
कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उसने बोला कि मुझे इतनी चाहिए, फिर हमने क्या किया, उतनी बेल्स अलग कर दी, तो जितनी बेल्स हमने निकाली वो बन गई एसरटेन, और जो पूरा ढेर लगा हुआ था वो था आपका अनएसरटेन का। ठीक है, अच्छा अब देखो, एक नमक का पैकेट है, नमक भी कई वैरायटी के आते हैं, कौन कौन से? टाटा नमक, पतंजलि का, और आपसे अच्छा, और निर्मा नमक, अच्छा निर्मा नमक भी आता है, अच्छा सेंधा नमक, काला नमक, कई कैटेगरी है ना। आपने कैटेगरी तो डिफाइन कर दी और वहां पर ना नमक के काफी सारे पैकेट पड़े हैं, अनएसरटेन हो गए, लेकिन जैसे ही अब हमें नहीं पता ना कौन सा पैकेट मेरे पास आएगा, उसने उठा के जैसे ही अलग किया तो वो क्या बन गया, एसरटेन। बताओ दोनों से समझ रहे हो या और भी अभी कन्विंस करने की जरूरत है? चलो अब आ गया फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स मतलब मेरे फार्म पे जब उगेंगे तो मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। तो फ्यूचर गुड्स मींस गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, टू बी मैन्युफैक्चर्ड, अभी प्रोड्यूस करने बाकी हैं, टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्लास के एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, आफ्टर मेकिंग, इनको आराम से समझ लेना। एग्जिस्टिंग गुड्स में आपको मिला होगा वर्ड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं वो गुड्स, लेकिन फ्यूचर गुड्स एग्जिस्ट नहीं करते। जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा उसके बाद प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, है कि नहीं? तो आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर लिया है उसके बाद वो गुड्स मैन्युफैक्चर होने स्टार्ट होंगे, प्रोड्यूस होने स्टार्ट होंगे। जैसे कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो प्रोजेक्ट बेस्ड काम करती हैं, अगर प्रोजेक्ट आएगा तो हम आपका काम शुरू करेंगे, ऐसा ही होता है ना। तो पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ, उसके बाद उसकी काम की स्टार्टिंग हुई। क्लियर है? नेक्स्ट आता है कॉन्टिंजेंट गुड्स, जो कि डिपेंड करता है द एक्विजिशन ऑफ विच बाय द सेलर डिपेंड्स अपॉन कंटिंजेंसी या अनसर्टेन इवेंट आर कॉल्ड कंटिंजेंट गुड्स। मींस कि सेलर को मिलेंगे तभी वो आगे बेचेगा, अदरवाइज वो नहीं बेचेगा। कंटिंजेंट गुड्स आल्सो ऑपरेट एज एन एग्रीमेंट टू सेल एंड नॉट अ सेल। एग्रीमेंट टू सेल है ये, ऐसा तो हम फ्यूचर गुड्स के लिए भी कह सकते हैं, है कि नहीं? चलो, so far as the question of passing of property to the buyer is concerned, in other words, like the future goods, in the case of contingent goods also, property does not pass to the buyer at the time of making of contract. Property का means ownership, लिख लेना। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी का मतलब है वो ओनरशिप है, यानी कि जिस टाइम आप सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उस टाइम आप ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो सेलर ही ओनर नहीं है, तो वो बायर के पास कैसे ओनरशिप देगा? अभी तो ओनरशिप सेलर के पास ही नहीं है, क्योंकि अभी गुड्स जो प्रोड्यूस ही नहीं हुए तो ओनर कैसे बनेगा वो? तो सेलर जब ओनर बन जाएगा तब वो आपके पास ओनरशिप ट्रांसफर कर देगा। बच्चों समझ में आ रहा है? कहीं भी कोई डाउट आए तो मेरे से प्लीज बीच में पूछ लेना, ठीक है? आगे बढ़े। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका डिलीवरी। क्या होती है डिलीवरी? सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, यही मतलब होता है इसका। बच्चों को ठंड लग रही है, किसको ठंड लग रही है यार? ठंड लग रही है? नंदरी ठंड लग रही है? फैन बंद कर दो, एसी भी बंद करना है, फैन ही ऑफ कर दो। हाँ जा, बेचारा औखा हुआ बैठा है। चलो, नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो है हमारा डिलीवरी का। क्या है मानते उसको? हम तो भगवान जी कह रहे हैं मत पढ़ो। तुम तो कभी भी फेवर में नहीं होते, भगवान तो कभी नहीं कहता। भगवान कहता है सुनाई नहीं देती भगवान की आवाज, बच्चों को सुनाई देती है। पढ़ो और पढ़ के पढ़ के काम करो, काम करने
मोज लेने का तो टाइम ही नहीं आता। ये अभी जो दिन चल रहे हैं ना मौज के ये सारे किसने कहा? किसने कहा हर हफ्ते टेस्ट होता है, घर जाके पढ़ो, ये भी सुनो। बेटा ऐसा है, ये तो फाउंडेशन है, फाउंडेशन है ना। इंटर का लोड तो अभी देखा नहीं है, फाइनल का लोड तो वैसे नहीं सोचा। एग्जाम से ज्यादा पेरेंट्स की गाली होगा। पेरेंट्स क्या कहते हैं? पढ़ना ही नमस्ते नहीं है, फोन चलवा लो, कोई गेम खिलवा लो। चलाती होगी तभी बोलते हैं। मैं पता है क्या बोली आपको कि ना तेरे पेरेंट्स इतना डिमोटिवेट करते हैं कि सीए छोड़नी पड़ जाएगी। क्यों? अगेन नंबर तो आ ही नहीं रहे। मैं तेरे बस की नहीं है कुछ भी। उनको कहो ना मैं करूंगी, मैं आपको करके दिखाऊंगी। मेरे फाइनल एग्जाम देखना कैसे जाते हैं। कोई बात नहीं, मुस्कान थोड़े दिनों तो हमारे तेरे डिलीट हो जाएगी, फर्क नहीं पड़ेगा। चलो जजमेंट सर को धमका देती है। हाँ जी, जैसे आप सेल के कॉन्ट्रैक्ट में बच्चों एक बात सुनो, जब भी कभी सेल का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या ये चीज जरूरी है कि अगर आपने किसी गुड्स को बेचा है तो उसकी डिलीवरी आप उसी टाइम दो? जरूरी है ऐसा? नहीं ना। टीवी लिया आपने, है ना, आप खरीद के आए, पैसे दे आए, बिल कटवा के ले आए, उसने कहा मैं रिक्शे पे भेज दूंगा शाम को, ऐसा होता है? यस मैम। होता है ना। वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, कूलर खरीदते हैं, बड़ी आइटमें जितनी भी होती हैं, इनके लिए क्या होता है कि ओनरशिप मींस बिल जैसे कट गया ना तो मतलब ओनर कौन बन गया? बायर, है ना। सेलर से बायर के पास कब ट्रांसफर हो जाती है ओनरशिप? जैसे ही उसके नाम पे बिल कट जाता है ना। तो ओनरशिप तो हो सकता है उसी टाइम ट्रांसफर हो जाए, पेमेंट भी हो जाए, लेकिन डिलीवरी बाद में भी हो सकती है। तो सेल कॉन्ट्रैक्ट में आपकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। तो डिलीवरी में क्या ट्रांसफर होगा बच्चों? डिलीवरी का मतलब क्या ट्रांसफर करना? पोजेशन। पोजेशन वन पार्टी से कहां जा रहा है? दूसरी पार्टी के पास। एक पार्टी से दूसरी पार्टी के पास जब गुड्स का पोजेशन ट्रांसफर हो जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? डिलीवरी। ठीक है, तो डिलीवरी मींस वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, एज अ जनरल रूल डिलीवरी ऑफ गुड्स मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग which has the effect of putting the goods in the possession of buyer or any person authorized to hold them on his behalf। कहने का मतलब मैंने बिल में नाम लिखा था किसका? कोई नाम बता दो। रोहित का। ठीक है, रोहित के नाम पे बिल कटा था। मिस्टर रोहित ने कूलर खरीदा है। मिस्टर रोहित ने एक कूलर खरीदा है। ठीक है, मिस्टर रोहित ने एक कूलर खरीदा है और दुकानदार ने कहा कि मैं शाम को कूलर रिक्शे पे भिजवा दूंगा, और रिक्शे पे जब कूलर गया तो मिस्टर रोहित ने मिसेस गौरी को फोन किया। मैम ये देखो इसको क्या हो रहा है? मिस्टर रोहित ने मिसेस गौरी को फोन किया कि कूलर को शाम को घर पे आ जाएगा तो रखवा लेना। समझ रहे हो? ओनरशिप किसके पास थी? बिल किसके नाम पे कटा? रोहित के नाम पे। लेकिन पोजेशन किसने लिया? किसके बिहाफ पर? रोहित के बिहाफ पर। तो ऐसा हो सकता है ना कि परचेजर बोल दे कि मेरे को नहीं, मैं तो शॉप पे आऊंगा, मेरे घर पर भिजवा देना जहां पर मिसेस गौरी मिलेगी आपको। ठीक है, तो यानी कि जो लाइन लिखी हुई है वो पढ़ ले, उसको नीचे लिख देना ये which has the effect of putting the goods in the possession of buyer। buyer कौन है? रोहित। और any person authorized to hold them on his behalf, उसके behalf पर जो उस प्रोडक्ट को होल्ड कर सके, यानी कि गौरी। लिख देना गौरी, तभी याद आएगी। लिखो ये any person authorized to hold them on his behalf, या गौरी लिखो। और in the possession of buyer के नीचे रोहित लिखो। गौरव तेरे एक डांस ने ना तेरे को बहुत खराब कर दिया। ये तो करा नहीं, हम करता तो बोलेंगे क्या बोलूं। ठीक है, चलो बताओ, इतना समझ में आया? हाँ जी, बायर के नीचे लिखना रोहित। एग्जाम्पल याद रहेगा ना ये कूलर वाला? हाँ? क्या याद रहेगा? बायर के नीचे लिखना रोहित, क्योंकि खरीदा किसने है?
रोहित ने, लेकिन उसके बिहाफ पर कौन रिसीव कर रहा है? गौरी रिसीव कर रही है, यानी एनी पर्सन जो कि ऑथोराइज्ड था, जिसके पास पावर थी उस गुड्स को लेने की। ठीक है, चलो अब आती है हमारी डिलीवरी कितने टाइप्स की होती हैं? 3 टाइप्स की। कौन कौन सी? एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव, सिंबॉलिक। बढ़िया। हाँ, अब मैं तीनों बताती हूँ। एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक। एक्चुअल डिलीवरी क्या होती है? जो असलियत में हो गई, फिजिकली पहुंच गई। वेरी गुड। जिसमें फिजिकली पोजेशन, कुछ खाने देखे ना तुझे, जिसमें फिजिकली पोजेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जाएगा। कूलर उठा के सेलर ने बायर के पास भिजवाया, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल डिलीवरी। और ये मोस्ट कॉमन मेथड है हमारे सेल और गुड्स सेक्टर में डिलीवरी का। ठीक है, अच्छा एक डिलीवरी आपने ऐसी भी सुनी है, सुनो। सेलर और बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ सेल का। सेलर ने गुड्स सेल कर दिए, बिल काट दिया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। लेकिन जो माल पड़ा है ना वो गोडाउन में पड़ा है। कहाँ पे पड़ा है? गोडाउन में। एग्जांपल लेते हैं यार, किसको लूं मैं? मुस्कान को ले लो, मैं बहुत दिल हूँ। हाँ सही है। अभी चला जाएगा छोड़ रही है। नहीं नहीं, मैं इसके साथ ना अच्छा बच्चा डालूंगी ना, बिगड़े वो नहीं डालूंगी मैं। ये कहाँ से? ये मैं गलत बात है। मैम ये क्या कर दिया आपने? क्या लिख दिया? ये तो मैं बोली ना मैं फिर रोहन की जगह प्रवेशिका डाल दूँ, वो अच्छी बच्ची है। मैम बहुत कौन ज्यादा। कहता है? मैं चल, तुषार था यहाँ पर सेलर और रोहन था यहाँ पर बायर। तुषार ने गुड्स बेच दिए, रोहन के नाम पे बिल भी काट दिया, यानी कि ओनरशिप अब तुषार से कहाँ ट्रांसफर हो गई? रोहन के पास। तो एक बात सुनना, जिसके नाम पे ओनरशिप होती है ना, वो गुड्स किसके हो गए? अब रोहन के, है ना, बायर के हो गए। अब वो चाहे गुड्स को तोड़े, चाहे फोड़े, चाहे उठा के फेंक दे, चाहे आग लगा दे, गुड्स किसके हैं? रोहन के। समझ रहे हो? तो जिसके हाथ में ओनरशिप वो उसका मालिक, और मालिक गुड्स के साथ चाहे कुछ भी करे। ठीक है, उसी का रिस्क। अब सुनना मेरी बात, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या होगा? तुषार ने कॉन्ट्रैक्ट तो कर दिया, माल भी बेच दिया इसको। माल बेचा कैसे? सिर्फ मालिकाना हक ट्रांसफर किया है। गोडाउन में, किसके गोडाउन में पड़ा है अभी माल? तुषार की। तुषार के गोडाउन में अभी माल पड़ा है। गोडाउन में एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा है। ठीक है, रोहन ने ना तुषार को कहा कि मैं ना अभी गोडाउन से माल उठवा नहीं रहा, इसको अपने पास ही रख लो। खरीद मैंने लिया, पेमेंट मैं तेरे को कर रहा हूँ, लेकिन अपने गोडाउन में ही रख लो इसको। ठीक है, फिर रोहन आके क्या करेगा? किसी और से जब सेल का कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, तो ये माल सीधा वहीं से उठवा के उसको दे देगा। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो? इसके गोडाउन से उठा ही नहीं, अभी पड़ा यहीं पर ही है। लेकिन पहले जो किसकी ओनरशिप थी इस गोडाउन में? तुषार की। माल पे ओनरशिप थी तुषार की, अब किसकी हो चुकी है? रोहन की। लेकिन माल वहीं के वहीं पे रखा रहा है। इस डिलीवरी को हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। डिलीवरी तो हुई लेकिन माल वहीं का वहीं पड़ा है, लेकिन सिर्फ कहने से ही वो नाम उसके ट्रांसफर हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, जब ओनरशिप रोहन के पास है, तो मान लो गोडाउन में आग लग जाती है, तो रिस्क किसका है? ये तुषार का कि रोहन का? रोहन का, क्योंकि मालिक कौन है? गुड्स खराब होंगे तो किसके खराब होंगे? अपने रिस्क पे इसने गोडाउन में रखवाया था, मैंने नहीं कहा। ठीक है, तुषार सेफर साइड पे बैठा है। क्लियर है? तो इस डिलीवरी को हम क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। माल इधर से उधर भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी डिलीवरी हो गई। ठीक है, चलो अब आती है सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी कैसे होती है? यही एग्जांपल, तुषार ने बेचा उसको माल। ठीक है, अब क्या हुआ? तुषार ने कहा से इसको, बायर को, रोहन को, कि तू जाएगा तो सही, गोडाउन बीच में ही पड़ेगा। ठीक है, ये गोडाउन की चाबी ले जा। ठीक है, और ये मेरा लड़का साथ में ले जा, है ना? ये गोडाउन की चाबी ले जा, की ले जा, और मेरा लड़का साथ में ले जा, और गोडाउन से सामान यहाँ पे खोल लेना। लड़का वहां पर सामान निकलवा देगा, आपको वहां से उठवा लेना। इसको हम क्या बोलेंगे? सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबल के थ्रू डिलीवरी की है। सिंबल क्या है यहाँ पे? गोडाउन की चाबी। समझ रहे हो? सिंबल क्या है यहाँ पर? गोडाउन की चाबी। तो आपने चाबी लेके जो डिलीवरी करवाई है उसको हम बोलेंगे सिंबॉलिक डिलीवरी। ठीक है, अच्छा आपने जैसे कोरियर के थ्रू सामान अगर कभी रिसीव किया हो, जैसे ब्लू डार्ट का सामान जैसे आता है कभी कोई, है ना, आप
आपका कोरियर आया, कोरियर वाला आपसे कुछ कोड पूछता है, आपके फोन में आया होगा, यस मैम। वो भी क्या है, एक सिंबल है ना। जब तक आप वो कोड नहीं बताओगे आपको सामान नहीं मिलेगा, है ना। तो ये भी क्या है, सिंबॉलिक डिलीवरी। जैसे ही आप सिंबल बताओगे आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो जैसे ही वो गोडाउन में चाबी लगाएगा आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा, ऐसा ही होता है। अच्छा, आपका रेलवे के थ्रू अगर सामान जब कभी आता है, बड़े बड़े होलसेलर का जब सामान आता है वो लोड होके, तो वो कैसे लेने जाते हैं, एक रसीद बायर के पास होती है और एक रसीद रेलवे वाले ओनर के पास। सेलर तो अलग बैठा है बेटा, सेलर तो अलग बैठा है, रेलवे वालों के पास होती है। वो रसीद मैच ही तो करते हैं, कहते नहीं है वो ट्रक के थ्रू जो आता है, बिल्टी नंबर क्या होता है, सुना है किसी ने? ट्रक के थ्रू भी सामान आया तो ट्रक वाले को एक पर्ची पकड़ाई, आप इस पर्ची को उस बायर से मैच करना, ऐसा ना हो किसी और को पकड़ा दिया सामान। पर्ची आपकी जब वो मैच हो जाएगी तभी वो सामान आपको डिलीवर किया जाएगा। ये सारी डिलीवरी कौन सी है, सिंबॉलिक डिलीवरी। समझ में आया? चले आगे। अच्छा, एक यहाँ पर आएगा वर्ड, अभी मैं पढ़ देती हूँ सारा। डिलीवरेबल स्टेट, क्या वर्ड आया, डिलीवरेबल स्टेट। स्टेट का मतलब यहाँ पर वो नहीं है, राज्य से मतलब नहीं है ये। स्टेट का मतलब है कंडीशन। मेंटल स्टेट नहीं सुना आपने, कौन सी मूवी का भी बीच में ऐड होता थी, मेंटल स्टेट, मेंटल कंडीशन जिसको कहते हैं, है ना। तो स्टेट का मतलब कंडीशन। डिलीवरेबल कंडीशन क्या होगी, मेरी बात सुनना। आप गए किसी बायर के, सेलर के पास, आपने कहा मुझे ये सामान चाहिए, ठीक है। उसने कहा मैं अभी अलग कर देता हूँ, बहुत सारा सामान था, ठीक है। उसने कहा मैं अलग कर देता हूँ, अभी आप बैठो, अभी आपके कुछ तैयार नहीं हुए। जैसे ही वो आपके माल को, सामान को अलग करके एक पॉली बैग में डाल देगा और उसको पैक कर देगा, पैक करके उसने साइड कर दिया, पैक करके साइड कर दिया, सेलर का काम खत्म। अब वो जो पैकिंग की हुई है, यानी कि आपके गुड्स अब डिलीवरेबल कंडीशन में है। मींस एक ऐसा जो गुड्स हैं जिसका आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, अगर वो इतने रेडी हो चुके हैं कि बायर अब उसको उठाकर ले जा सकता है, तो उसको हम बोलते हैं डिलीवरेबल कंडीशन, डिलीवरेबल स्टेट, ठीक है। So goods are said to be in deliverable state when they are in such a condition that buyer would under the contract be bound to take delivery of them। मतलब मैंने पैक कर दिया है, अब बारिश आएगी तो तेरा रिस्क, अब उठा ले इसको यहाँ से, है ना। तो जहां पर इतना पैक हो गया है कि बायर अब बाउंड है उसको उठाने के लिए, उसको हम बोलेंगे डिलीवरेबल स्टेट। समझ रहे हो? चलो, तो एक्चुअल डिलीवरी क्या हुई, व्हेन द गुड्स आर फिजिकली डिलीवर्ड टू द बायर, और एक्चुअल डिलीवरी टेक्स प्लेस व्हेन द सेलर ट्रांसफर द फिजिकल पोजीशन ऑफ द गुड्स टू द बायर और अ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन हमारे केस में कौन था, कूलर वाले एग्जांपल में, बताओ इशारा क्यों कर रहा है इसकी तरफ, बोलते गोरी, कोई उसको कोई शर्म नहीं आएगी, खुश है वो इस नाम से, बेचारा इशारा कर रहा है, मेरे को कुछ कहना दे, ठीक है। फिजिकल पोजीशन ऑफ गुड्स, वो बोल रहे नहीं स्टूडेंट ने, हां ये भी तो नहीं हुआ, मैचिंग मैचिंग सेम पिच, है ना। चलो, गुड्स टू द बायर और टू अ थर्ड पर्सन authorized to hold goods on behalf of the buyer, this is the most common method of delivery। next आता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या थी, हाँ जी, जिसमें गोडाउन में वहीं के वहीं पड़ा था माल, लेकिन उसकी रिक्वेस्ट पे, दूसरे की रिक्वेस्ट पर होल्ड कर रखा था मैंने। तो व्हेन इट इज इफेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन द कस्टडी, कस्टडी का मतलब अपनी जब्त में रखना, है ना, अपने होल्ड में रखना। तो कोई चेंज नहीं हुआ कस्टडी में और एक्चुअल पोजेशन में कोई चेंज नहीं हुआ, एज इन द केस ऑफ डिलीवरी बाय अटोनमेंट। जैसे वेयर अ वेयरहाउस मैन होल्डिंग द गुड्स ऑफ ए, जिस सिक्योरिटी गार्ड्स ने ए के गुड्स यानी कि तुषार के गुड्स को होल्ड किया हुआ था, अब किसके बिहाफ पर वो होल्ड कर रहा है, ऑन द बिहाफ ऑफ बी एट एज रिक्वेस्ट। तुषार ने कहा था कि गार्ड को बोल दिया कि ये जो गोडाउन में माल पड़ा है ना, इस माल को अलग करके रख दियो, ये गुड्स किसके हैं, रोहन के हैं। गुड्स वहीं के वहीं पड़े हैं, लेकिन इस डिलीवरी को हम क्या बोल देंगे, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी टेक्स प्लेस व्हेन अ पर्सन इन पोजेशन ऑफ गुड्स
belonging to the seller acknowledges to the buyer that he holds the goods on buyer's behalf. Acknowledge कर दिया तुषार ने कि रोहन तेरे बिहाफ में मैं ये गुड्स गोडाउन में रखवा रहा हूँ, कुछ भी हुआ तो तेरा रिस्क है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिंबॉलिक डिलीवरी, व्हेन देयर इज अ डिलीवरी ऑफ अ थिंग इन टोकन ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ समथिंग एल्स। जब तक आप मुझे पर्ची नहीं दिखाओगे, जब तक आप मुझे कोड नहीं दोगे, तब तक मैं आपको डिलीवरी नहीं दूंगा सामान की। दैट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट मे बी मेड बाय हैंडलिंग ओवर documents of title to goods like bill of lading, railway receipt, delivery order or the key of a warehouse containing the goods is handed over to the buyer. When actual delivery is not possible, तो there may be delivery of the means of getting possession of the goods. तो जहाँ पर actual delivery possible नहीं होती, वहाँ पर हम किसका सहारा लेते हैं? सिंबॉलिक डिलीवरी का। जैसे हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर सामान भेजते हैं तो वहाँ पर एक्चुअल डिलीवरी करना पॉसिबल नहीं होता। क्या थैला उठा के लेके जाओगे ऐसे खींच खींच के? नहीं ना। दिल्ली से लोग माल लेके आते हैं, बुक करवा के आते हैं ना, सिर्फ माल किसके थ्रू आता है? किसी भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू। किसी के ना यहाँ पापा बिजनेसमैन है, तुषार तुम्हारे पापा बिजनेसमैन है, कहाँ पर है शो? दिल्ली में। चलो आराम से समझ में आएगा। जिनके बिजनेसमैन होते हैं ना पापा, उनको इजीली ये चीजें समझ में आती है अगर वो थोड़े दिन भी दुकान पर बैठे हो तो। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं मिला मुझे, है ना। चलो बता भाई क्या करते हैं पापा गौरव? किस चीज के? ओहो, फिर तो चीनी के एग्जाम्पल सही सेट हुआ था। कभी तो उसको पता था 37 रुपए। अब मैं पूछूं 37 रुपए किसने बताया? तू ही बेचता है? चल अच्छा इसमें दो डेफिनेशन है जो अभी हम पेंडिंग रखेंगे, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स और मर्केंटाइल एजेंट, ठीक है। इसमें अभी एक मैं 4 डेफिनेशन जो इजी सी है वो खत्म कर रही हूँ यहाँ पर। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब मैंने अभी लिखवाया था, किसी को याद हो गया? क्या लिखवाया था? ओनरशिप। प्रॉपर्टी का मतलब वो संपत्ति से नहीं है यहाँ पर। प्रॉपर्टी का मतलब है ओनरशिप। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मतलब मालिकाना हक। तो प्रॉपर्टी हियर मींस ओनरशिप और जनरल प्रॉपर्टी। इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द ओनरशिप ऑफ गुड्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड बाय द सेलर टू द बायर। देखो सेल का कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? भले ही डिलीवरी बाद में कर देना, लेकिन सेल के कॉन्ट्रैक्ट में ओनरशिप तो ट्रांसफर होनी चाहिए सेलर से बायर की तरफ। दैट इज देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बाय द सेलर टू ट्रांसफर द ओनरशिप टू द बायर। एक एग्रीमेंट का होना जरूरी है कि मैं आपके पास ओनरशिप ट्रांसफर कर दूंगा या मैं आपके पास ट्रांसफर कर रहा हूँ। It means the general property right of ownership in goods and not mere special property। अब यहाँ पर ना 2 वर्ड्स आए आपके। एक वर्ड आया आपका जनरल प्रॉपर्टी, ठीक है, और एक वर्ड आया आपका स्पेशल प्रॉपर्टी। अब मैं दोनों में फर्क बताती हूँ। ऐसा हो सकता है कि एक ही गुड्स में या एक ही चीज में 2 लोग हैं, एक ही जनरल प्रॉपर्टी है और एक ही स्पेशल प्रॉपर्टी है। मतलब एक की जनरल ओनरशिप है और दूसरे की स्पेशल ओनरशिप है। जैसे बैंक से आप लोन लेने गए, है ना, बैंक से आप लोन लेने गए, आपने क्या लिया? कार लोन लिया। कार लोन लिया इसका मतलब क्या है? बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगा, आप बदले में क्या खरीदोगे? कार। और एक तरीके से वो कार ही तो गिरवी रखवाई जाती है ना, कि अगर मैं आपका लोन रीपे नहीं कर पाया तो आप मेरी कार उठा के ले जाना। लेकिन क्या आप जो लोन लिया आपने उससे जो कार खरीदी है अब वो सिक्योरिटी के तौर पे रखवाई है आपने, तो कार क्या बैंक में जाके खड़ी करके आते हो? तो बैंक वाले ले जाते हैं। आप उसको यूज करते हो ना, वो तो किस पर्पस के लिए? अगर रीपेमेंट नहीं हुई तो मेरी कार उठा के ले जाना। समझ रहे हो? एक एग्जांपल समझ रहे हो ना भाई? लोन लिया, कार लेने के लिए तो लिया था, अगर लोन लेके कार तेरे पास ही रखवानी थी तो मैं लोन क्यों लेने आया? सीधी सी बात है, ठीक है। तो आपने लोन लिया कार लेने के लिए और कार ली और बदले में कार की गिरवी रखवा दी जाती है वहां पर। तो एक ही कार में, एक ही गुड्स में, यानी कि एक ही कार में जनरल प्रॉपर्टी किसकी हुई?
जो उस कार का मालिक है, जिसके नाम पे कार खरीदी गई है, वो कौन सी हो गई? जनरल प्रॉपर्टी। ठीक है, और स्पेशल प्रॉपर्टी किसकी हो गई है? जिसने लोन दिया यानी कि बैंक। समझ रहे हो? तो जहां पर ये गिरवी रखवाई हुई है बैंक के पास, तो बैंक के पास इस कार की स्पेशल प्रॉपर्टी है और मेरे पास इस कार की जनरल प्रॉपर्टी है। जिसने लोन लिया है उसके पास कार की जनरल प्रॉपर्टी है, क्योंकि कार उसने अपने नाम से खरीदी है। ठीक है, और स्पेशल प्रॉपर्टी किसके पास है? बैंक के पास, कि इन केस आप रीपे नहीं कर पाए तो हम ओनरशिप अपने नाम पे ट्रांसफर कर ले। इसको डिफाइन कैसे करें? लिखा हुआ है The property in the goods means general property, that is all ownership right of the goods. General property का मतलब जितने भी ownership right हैं वो मेरे पास हैं. Note that general property in goods is to be distinguished from a special property. It is quite possible that general property in a thing, एक ही चीज में general property may be in one person and special property in the same thing may be in another. जैसे एक ही कार में जनरल प्रॉपर्टी मेरी थी और स्पेशल प्रॉपर्टी बैंक की थी। When that is for example when an article is pledged, when an article is pledged, जब कोई भी आर्टिकल या कोई भी गुड्स प्लेज पे रखवाया जाता है, मींस सिक्योरिटी पे रखवाया जाता है, तो जनरल प्रॉपर्टी इन अ थिंग मे बी ट्रांसफर्ड subject to special property continuing to remain with another person, that is the pledgee who has right to retain the goods pledged till the payment of stipulated dues. आपको ये वर्ड समझ में नहीं आ रहे होंगे? नहीं आ रहे ना? प्लेजी कौन है? प्लेज क्या है? तभी तो डेफिनेशन। सुन लो मेरी बात अब। देखो बैंक में जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, लोन के लिए अप्लाई किया, कई बार तो क्या होता है कि आप बैंक के पास अपने, कई बार होता है ना कि घर के कागजात गिरवी रखवाए आप, सुना है कभी ऐसा? किसी ने लोन लिया और अपने घर के कागज, है ना, घर के कागज गिरवी रखवाए हो, है ना? तो घर क्या है आपके? मूवेबल प्रॉपर्टी है इमूवेबल? इमूवेबल। तो अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी लोन के अगेंस्ट सिक्योर रखवाई जाती है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मॉर्गेज। क्या यूज करते हैं? ये तो वर्ड सुना है ना आपने, गिरवी रखवाना, है ना, मॉर्गेज। लेकिन अगर मान लो किसी लोन के बदले में आपने कोई मूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखवाई है, अगर किसी लोन के बदले में मान लो ज्वेलरी भी गिरवी रखवा सकते हो ना, तो तब आप क्या वर्ड यूज करोगे? प्लेज। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखवाई है, इमूवेबल के लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे? मॉर्गेज। और मूवेबल के लिए क्या यूज करोगे? प्लेज। क्या यूज करोगे? प्लेज। आवाज क्यों नहीं आ रही? भूख लग रही है क्या? या समझ में नहीं आ रहा? समझ में बताओ गोलगप्पे खाने। आराम से। इमूवेबल के लिए क्या यूज करोगे वर्ड? मॉर्गेज। और मूवेबल के लिए प्लेज। अब सुनो, प्लेज में, मूवेबल में क्या होगा? आपने बैंक से लोन लिया, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कस्टमर ने लोन लिया, ठीक है, बैंक ने इसको लोन प्रोवाइड कर दिया और इसने बदले में क्या सिक्योरिटी के तौर पे रखवा दिया? ज्वेलरी। तो हम क्या बोलेंगे? इसने प्लेज किया है। अब मुझे यहाँ पे बताओ प्लेजर कौन है और प्लेजी कौन है? प्लेजर कौन है? कस्टमर, जिसने प्लेज पे रखवाया है, जिसने गुड्स को रखवाया है प्लेज पे, प्लेजर वो हुआ। और बैंक क्या होगा? जिसके पास रखवाया है, वो क्या होगा? प्लेजी। समझ रहे हो यहाँ पर? ये हो गया प्लेजर कस्टमर और प्लेजी कौन हो गया? बैंक। अब इस लाइन को पढ़ लो। The general property in a thing may be transferred subject to special property continuing to remain with another person. Another person यहाँ पर बैंक है, that is pledgee, that is pledgee। ठीक है, pledgee who has, pledgee के पास क्या राइट है कि वो आपके गुड्स को तब तक अपने पास रख सकता है जब तक आप लोन की रीपेमेंट ना कर दो। जैसे ही आप लोन की रीपेमेंट कर दोगे तो आपकी ज्वेलरी आपको वापस मिल जाएगी। समझ रहे हो? क्लियर है सबको? तो आपने क्या किया? ज्वेलरी का ओनर कौन था? जनरल प्रॉपर्टी किसके पास थी? लेकिन स्पेशल प्रॉपर्टी किसके पास थी? और स्पेशल नाम किस लिए यूज किया गया है? क्योंकि ये रीपेमेंट अगर नहीं कर पाते हो सिर्फ तभी ये बिकेगी, अदरवाइज आपको वापस कर दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंसॉल्वेंट। मैम
LLP में, पार्टनरशिप में अभी तक यही वर्ड पढ़ते तो आ रहे हैं। इंसॉल्वेंट क्या होता है? करवाओगे ना, बस इससे आगे नहीं करवाऊंगी। क्या टाइम हो गया? करवा भी नहीं सकते ना। दोबारा बता दें। कौन सा? जनरल प्रॉपर्टी वाला समझ नहीं आया? देखो, कस्टमर गया बैंक के पास लोन लेने के लिए, ठीक है? कस्टमर ने लोन लिया बैंक से, बैंक ने कहा मैं आपको लोन ऐसे कैसे दे दूं, मेरे पास कुछ गिरवी रखवाओ। अगर हम गिरवी रखवाते हैं घर के कागज, घर क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो आप वर्ड क्या यूज करोगे? मॉर्टगेज। अगर हम लोन के बदले गिरवी रखवाते हैं कोई मूवेबल एसेट, लाइक मैंने एग्जांपल लिया ज्वेलरी का, तो वो आपकी मूवेबल है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे प्लेज। क्या यूज करेंगे? प्लेज, ठीक है? तो जो ज्वेलरी को रखवा रहा है गिरवी, वो होगा आपका प्लेजर, और जिसके पास रखवा रहा है वो होगा प्लेजी। तो कस्टमर गिरवी रखवा रहा है प्लेजर, और बैंक गिरवी रख रहा है अपने पास, ठीक है? वो होगा प्लेजी। अब बैंक के पास इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है ज्वेलरी की, और कस्टमर के पास इसकी जनरल प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप। आज भी ज्वेलरी का मालिक कौन है? कस्टमर। कौन है? कस्टमर। मतलब जनरल मालिक ये है, लेकिन स्पेशल मालिक कौन है? जिसने इसको गिरवी रखा हुआ है, यानी कि बैंक। समझ रहे हो आप? हमेशा आगे समझ। चलो नेक्स्ट आता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट कौन होता है? जो अपना लोन रीपे ना कर पाए, है ना? जो किसी के पैसे ना दे सके जिससे उसने लिए हुए हैं। तो a person is said to be insolvent when he ceases to pay his debt, जो मना कर दे अपने डेट पे करने के लिए in the ordinary course of business, or cannot pay his debt as they become due, whether he has committed an act of insolvency or not. अगर उसने अपना डेट चुकाने के लिए मना कर दिया है तो वो पर्सन आपका इंसॉल्वेंट कहलाएगा। प्राइस, अरे यार प्राइस सिंपल सी बात, किसी भी गुड्स के बदले में सेलर को क्या कंसीडरेशन मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइस, है ना? तो प्राइस मींस मनी कंसीडरेशन फॉर अ सेल ऑफ गुड्स। गुड्स के बदले में जो मनी कंसीडरेशन आता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइस। प्राइस क्या होता है? इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। आप एक वॉच लेने गए, ठीक है? वॉच की क्या वैल्यू है, उसके बदले में आप कितने पैसे देते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइस। इट इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। अब देखो प्राइस तो डिटरमिन करना जरूरी है। क्या ऐसा हो सकता है सेलर का ये घड़ी उसने आगे लगा रखी है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? आप पूछोगे कितने की है, मुझे नहीं पता, अब बताओ कैसे खरीदोगे? उठा के चल देंगे, वो ले जाने देगा आपको, ठीक है? तो प्राइस होना एसेंशियल है, जरूरी है एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, ठीक है? क्वालिटी ऑफ गुड्स, क्वालिटी का मतलब कि वो उस गुड्स की क्या कंडीशन है, किस टाइप का है वो, है ना? तो क्वालिटी ऑफ गुड्स इंक्लूड देयर स्टेट और कंडीशन, उसकी कंडीशन कैसी है गुड्स की, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्वालिटी ऑफ गुड्स। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या कवर किया है? एक हमने बायर और सेलर की डेफिनेशन को पढ़ा है, बताओगे एक बार? बायर मीन्स अ पर्सन हु बायज द गुड्स और एग्रीज टू बाय द गुड्स। सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल्स द गुड्स और एग्रीज टू सेल द गुड्स। उसके बाद हमने डेफिनेशन पढ़ी थी गुड्स की। गुड्स मीन्स any kind of movable property other than goods and money in circulation, or which includes shares and stocks, growing crops, grass or other things that are attached to or forming part of land which is to be separate, means जिसको separate किया जा सकता हो। ये गुड्स की डेफिनेशन की हमने। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? गुड्स कितने टाइप्स के होते हैं? कितने टाइप्स के होते हैं? 3। एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कॉन्टिजेंट गुड्स, ठीक है? एग्जिस्टिंग गुड्स जो आपके एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्जिस्ट करते हैं, उसके 3 पार्ट, स्पेसिफिक गुड्स, अनएसर्टेन गुड्स, एसर्टेन गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स जिसमें आप स्पेसिफिकेशन के थ्रू कोई सेलर गुड्स को बेचता है। अनएसर्टेन गुड्स कौन से होते हैं? जो आइडेंटिफाई नहीं किए जा सकते एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है? एसर्टेन कौन से होंगे? जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बाद, आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद फ्यूचर गुड्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बाद में प्रोड्यूस होने हैं, मैन्युफैक्चर होने हैं। कॉन्टिजेंट गुड्स जो कि डिपेंड करता है, सेलर के पास ओनरशिप आएगी तभी वो आपको देगा, अदरवाइज नहीं देगा। उसके बाद हमने डिलीवरी पढ़ी। डिलीवरी मींस वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन।
और डिलीवरी आपकी 3 टाइप की होती है, एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, सिंबॉलिक। एक्चुअल डिलीवरी में क्या होता है, फिजिकली ट्रांसफर हो जाता है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में कस्टडी में कोई चेंज नहीं होता, वहीं के वहीं गुड्स रहते हैं, लेकिन सेलर की रिक्वेस्ट पे वो बायर के लिए गुड्स रख दिए जाते हैं। सिंबॉलिक डिलीवरी किसी एक टोकन के ट्रांसफर के बदले में जो डिलीवरी की जाती है ना, किसी भी डॉक्यूमेंट को चेक करके, की ऑफ अ वेयर हाउस, ये सब चेक करके जिसमें डिलीवरी की जाती है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, प्रॉपर्टी पढ़ा है। प्रॉपर्टी का मींस ओनरशिप। ओनरशिप कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की, जनरल ओनरशिप एंड स्पेशल ओनरशिप। जनरल ओनरशिप यानी कि जिसका मालिक, जो जिस प्रॉपर्टी का मालिक है, और स्पेशल किसकी होगी, जिसके पास अगर जिसके पास वो गिरवी रखी हुई है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट होता है जो दिवालिया, जो अपने डेट को पे करने के लिए मना कर दे, हाथ खड़े कर दे, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। उसके बाद आता है आपका प्राइस। प्राइस मींस मनी कंसीडरेशन, किसके बदले में, सेलर को चाहिए अपने गुड्स के बदले, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी ऑफ गुड्स मींस गुड्स की स्टेट और कंडीशन ऑफ गुड्स, ठीक है। क्लियर है।